माँ ओ माँ, बापू को बोलो ना ये खिड़की क्यों नहीं ठीक कराते, बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ बेटी, थोड़ी पैसों की बचत होगी तो तुम्हारे पापा से जरूर कहूंगी। सुनो सेठ किरोड़ीमल आया है, लाओ जो पैसे रखे हैं वो दे दो। थोड़े से ही तो पैसे है, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। माँ, पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, आप सेठ से कह दो कि फसल पर रुपया देंगे। रामलाल थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन ही मन में सोचता है, जाड़ा सर पर आ गया है, बिना कंबल के जाड़े की रात नहीं कटेगी और बिना पैसे लिए ये सेठ किरोड़ीमल भी यहाँ से नहीं जाने वाला है। सुधा, अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं, कर चुके दूसरा इंतजाम, जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे, ना जाने सेठ का कितना रुपए बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं तो कहती हूँ आप खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर के काम करो, पैदावार हो तो उसे कर्ज अदा करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए ना दूंगी ना दूंगी। हाँ। रामलाल और सुधा ये सब बातें कर रहे थे, तभी पीछे से सेठ किरोड़ीमल की आवाज आती है। अरे ओ रामलाल, अरे ओ रामलाल, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, तू कर्ज अदा करता है कि नहीं। कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे, लाओ सुधा अब जल्दी करो, सेठ मानेगा नहीं। अच्छा जी, ठीक है देती हूँ। सुधा ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो लाकर रामलाल को देते हुए बोली, ना जाने ये सेठ से पीछा कब छूटेगा, आप की खेती छोड़ दो, मजदूरी में रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस ना रहेगी, अच्छी खेती है, 2 पैसे कमा के लाओ और वह भी सब कर्ज में झोंक दो। रामलाल ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काट कर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे थे। रामलाल ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। सेठ जी, फसल काटने के बाद आप बाकी के पैसे ले लेना, अभी मेरे पास इतने ही है। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। रामलाल एक गरीब परिवार से था जो खेती करके अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। सुल्तानपुर गांव में सर्दियों ने अपनी दस्तक दे दी थी। इस बार की सर्दी पिछले सालों की सर्दियों से कुछ अलग ही स्तर की थी। अमीर लोग तो अपने घरों के दरवाजे खिड़कियां बंद करके आग के पास बैठ ठंडी का आनंद ले रहे थे, वहीं गरीबों पर यह ठंडी का मौसम कहर बनकर आया था। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ना तो हमारे पास ओढ़ने को कंबल है और ना ही आग जलाने के लिए लकड़ियाँ। हाँ जी, पता नहीं है इस साल की ठंडी को भी क्या चाहिए जो हम गरीबों पर आफत बनकर आई है। यहाँ रामलाल और उसका परिवार ठंड के कारण परेशान हो रहा था और वहीं सेठ किरोड़ीमल जैसे अमीर लोग अपने परिवार के साथ अपने आलीशान घरों में बैठ इस ठंडी का आनंद ले रहे थे। अरे ओ चंद्रमुखी, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय तो बना के लाना और साथ में गर्मा गर्म पकड़े भी लाना। और मम्मी, मेरे लिए आज तुम गाजर का हलवा बनाना, मेरा आज गाजर का हलवा खाने का बहुत मन कर रहा है। ठीक है बेटा, पहले तुम्हारे पापा के लिए चाय पकड़े बना दूं, उसके बाद तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बना दूंगी। यहाँ सेठ किरोड़ीमल और उसका परिवार ठंड में गर्मा गर्म खाने का मजा ले रहा था और वहीं दूसरी ओर माँ, बहुत ठंड लग रही है और भूख भी लग रही है, अगर पीने के लिए चाय है तो दे दो। अच्छा ठीक है बेटा, तू थोड़ी देर इंतजार कर, मैं लेकर आती हूँ। सुधा देखती है कि चाय बनाने के लिए घर पर ना दूध था और ना ही लकड़ियाँ हैं। भगवान, यहाँ तो घर पर दूध ही नहीं है और ना ही लकड़ियाँ, अब चाय कैसे बनाऊँ, और मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। कोई बात नहीं सुधा, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाता हूँ, कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा सा दूध उधार ले आऊंगा। इतना कहकर रामलाल घर से निकल पड़ता।
है भाई, आधा लीटर दूध देना। जरा दूध तो मैं तोल दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पास दूध खरीदने के पैसे हैं भी या नहीं। भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं है और ठंड बहुत ज्यादा है, तो बच्चों के लिए चाय बनानी है। तुम मुझे दूध दे दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि पैसे आते ही मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। अरे पता नहीं तुम जैसे कितने मेरी दुकान पर हर रोज आते हैं, अगर मैं ऐसे दूध देता रहा तो मेरा तो कल्याण हो गया। चल निकल यहाँ से। ऐसा ही जवाब उसे लकड़ी वाले से मिलता है। बेचारा रामलाल दुखी मन से वापस घर आ जाता है। अजी आप तो खाली हाथ ही लौट आए, क्या हुआ? माफ करना सुधा, कोई भी दुकानदार अब हमें उधार का सामान देना ही नहीं चाहता। तुम बच्चों को रात का थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ होगा, वही खिला दो और तुम फिक्र मत करो, जब कहीं से पैसे आएंगे तो मैं सब कुछ ले आऊंगा। ये सब सुनकर सुधा बहुत परेशान होती है, लेकिन वो बेचारी कर भी क्या सकती। संगीत थी, वो रात का जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था अपने बच्चों को दे देती है। रात होते होते ठंडी बर्फीली हवाएं चलने लगती हैं। उनके घर की खिड़कियां टूटी हुई थी, जिससे हवा सीधे अंदर आ रही थी। बापू इस खिड़की से बहुत ठंडी हवा आ रही है, जल्दी से किसी को बुलाकर इसे ठीक करवा लीजिए ना। मैं खिड़की ठीक करवाने वाले के पास भी गया था, लेकिन पैसे ना होने की वजह से उसने खिड़की ठीक करने से मना कर दिया और छत भी ठीक नहीं हो पाए। लेकिन पिताजी ऐसे तो हम लोगों को ठंड लग जाएगी ना, और मुन्नी तो अभी बहुत छोटी है, अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो क्या होगा। मुझे माफ कर दो बेटा, अपनी गरीबी के कारण मैं आप लोगों का ठीक से ध्यान भी नहीं रख पा रहा। अपने बच्चों को ऐसे ठंड में ठिठुरते देख रामलाल और सुधा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। सुधा अपनी बच्ची को अपने साड़ी के आंचल में छुपा लेती है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि इसके आगे साड़ी का पल्लू क्या ही कर पाता। रुको बेटा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर सुधा अपने घर में इधर उधर ढूंढती है तो उसे संदूक में एक फटा पुराना सा कंबल मिलता है। वो उस कंबल को राजू और मुन्नी को उड़ा देती है, लेकिन कंबल जगह जगह से फटी हुई थी, जिस कारण उनको जगह जगह से ठंडी हवा लग रही थी। वे जैसे तैसे उस रात को बिताते हैं। अगली सुबह जब वे लोग उठते हैं तो देखते हैं कि मुन्नी को बहुत तेज बुखार हो चुका है। हे भगवान, मुन्नी को तो बहुत तेज बुखार आ गया है। हमें मुन्नी को डॉक्टर साहब के पास लेकर जाना होगा। सुधा और रामलाल अपनी बेटी मुन्नी को जल्दी से नजदीकी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, जिनका मोहल्ले में एक छोटा सा क्लिनिक था। देखिए, आपकी बेटी को मैं दवाई दे देता हूँ, लेकिन इस दवाई से इसे कुछ देर ही आराम मिलेगा, क्योंकि ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है और आपको इसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके आप इसे अस्पताल ले जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपको देने के लिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है। क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? रामलाल और सुधा डॉक्टर का धन्यवाद करते हैं और अपनी बेटी को दूसरे अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए जी, हमें आपकी बेटी को एडमिट करना होगा, तो उसके लिए आप काउंटर पर रुपए जमा करवा दीजिए। पर 25,000 डॉक्टर साहब, सिर्फ भर्ती करने के इतने सारे पैसे? अरे तो तुम्हारी बेटी को भर्ती करके उसका इलाज भी तो करेंगे ना। जाओ और जल्दी से पैसे जमा करवाओ। पैसे जरा जल्दी जमा करवाना, वरना अभी और भी पेशेंट हैं जिन्हें बेड की जरूरत है। ये सब बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। लेकिन रामलाल बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब मैं इतने सारे पैसे कहां से लाऊंगा? सुधा, राशन तक खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास, तो ये 25,000 जैसी बड़ी रकम मैं कहां से लेकर आऊंगा? हाँ जी, आप ठीक कहते हो, लेकिन हमें कुछ तो करना होगा, वरना मुन्नी का क्या होगा। आप एक बार उस सेठ की रोडी मल से पैसे मांग के देख लो। हाँ भाग्यवान, तुम ठीक कहती हो। मैं सेठ किरोड़ीमल से पैसे मांग कर देखता हूँ, शायद वे मदद कर दे। वह सेठ किरोड़ीमल के घर जाता है और उनको सारी बातें बताता है। अरे रामलाल, अभी तक तुमने पिछला कर्ज भी नहीं चुकाया, मैं तुमको और पैसे कैसे दे दूं? ना 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 ना, मैं तुमको पैसे हरगिज नहीं दे सकता।
सेठ जी ऐसा मत करो, अब तो आप ही एकमात्र हमारी उम्मीद हो। अगर आपने पैसे नहीं दिए सेठ जी तो मैं अपनी बेटी को खो दूंगा। थोड़ा करो, मैं आपका सारा पैसा जल्दी ही लौटा दूंगा। अच्छा, लेकिन मैं कैसे विश्वास कर लूं कि तुम लौटा दोगे, क्योंकि तुमने पहले वाले पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं। सेठ जी मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। अच्छा, यकीन तो मैं कर लूंगा। चलो इस कागज पर अपने दस्तखत और अंगूठे के निशान लगा दो। रामलाल चुपचाप उस कागज पर दस्तखत कर अपने अंगूठे के निशान लगा देता है और सेठ से 25,000 ले अस्पताल पहुंच जाता है और अपनी बेटी का इलाज करवाता है। कुछ समय बाद जब उसकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाती है तो वे उसे लेकर घर आ जाते हैं।